Hello students, welcome to online video class. Students, today we'll start with chapter number 7. The notes of the chapter I have forwarded you previously. So today we'll start with the explanation of chapter number 7, that is environmental changes. Basically this is a geographical chapter, so here we'll learn many important things which will be helpful to your higher classes and higher studies too. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. इसका मतलब ये होता है कि जो हवा पृथ्वी के चारों दिशाएं या तो सारे साइड्स में फैली हुई हो या तो एनवलप या तो कवर अप की हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. एटमॉस्फेयर बहुत टाइम से या तो बोला जा सकता है कि एटमॉस्फेयर पल्यूट होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण. द एनवायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स. एनवायरमेंट है वो प्रदूषित कैसे हो रहा है? जैसे इंडस्ट्रीज़ के कारण, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस और व्हीकल के कारण. The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. जो बदलाव आ रहे हैं किसमें? टेम्परेचर में, फिर हवा के डायरेक्शन को या हवा के डायरेक्शन में, मॉइस्चर नमी में, किसके वजह से? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो टेम्परेचर या तो हवा की जो दिशाएं हैं या तो नमी, उनमें बदलाव होने के कारण क्या हम बोल सकते हैं उसको? एनवायरमेंटल चेंजेस. ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, आपको ये एक्टिविटी खुद से फिलअप करनी है. मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट इज वेदर. वेदर क्या होता है? The condition of temperature, rain and moisture in any region at a particular point of time is known as weather. वातावरण जिसको हम बोलते हैं. The condition of temperature, तापमान या तो बारिश या तो नमी, कोई एक पर्टिकुलर जगह या तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेदर. तो अगर मैं वेदर की डेफिनेशन दूं तो ये जो बदलाव होता है या तो ऐसा कंडीशन जहाँ पर टेम्परेचर, रेन और मॉइस्चर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के वजह से चेंज हो रहा हो तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अचानक से जो एटमॉस्फेयर है या तो जो वेदर वातावरण जो है वो अगर बदल जाता है, जैसे बारिश जैसा हो गया अचानक से, तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है. तो ये डिफरेंस है वेदर और एक आपको नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रहा है वो क्लाइमेट. तो इन दोनों में ये एक माइनर सा डिफरेंस है. आगे आपको और एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं या तो कोई प्लेस का वेदर अगर आपको पता लगाना है तो वो वेदर का आप मैप पर से देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. व्हाट इज क्लाइमेट? The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as climate. Climate क्या होता है? एक एवरेज कंडीशन जहाँ पर रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो कंडीशन है वो मोर देन 35 ईयर्स तक सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट. तो जनरली शॉर्ट में बोला जा सकता है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, सॉरी इट इज़ अ लॉन्ग टर्म. मोर देन 35 ईयर्स मतलब काफ़ी लंबा पीरियड है, तो मोर देन 35 ईयर्स तो क्या बोल सकते हैं? क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर more than 35 years in any is known as climate. Moving forward with greenhouse farming. Countries with a cold climate receive less heat from the sun. ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ है हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट मतलब ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर ठंडा वातावरण या तो ठंडा क्लाइमेट ज़्यादा होता है, वह कंट्रीज़ में
जो हीट होती है वो कम होती है, जो सन से जो हमको हीट मिलती है वो कम रिसीव होती है। दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे क्या होता है कि वो रुकावटें पैदा करती है प्लांट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में। हैंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन। तो इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है जिससे सही मात्रा में हीट मिल सके सन से। The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as greenhouse farming. यहाँ पर एक स्पेल एरर है टेक्स्ट बुक में, ग्रीन HUSE नहीं है, HOUSE है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अब ग्रीन हाउस फार्मिंग का अगर सिंपल मीनिंग बताऊं तो ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि सन से जो हीट मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में या तो उतने एडिक्वेट नहीं मिलती है, और इसकी वजह से वो प्लांट्स और वेजिटेबल्स के ग्रोथ के लिए रुकावट बन जाती है। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर सही मात्रा में या तो जितना प्लांट को जितना हीट चाहिए उसके लिए एक व्यवस्था की हुई होती है। और ये व्यवस्था आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, एक रूफ होता है जो ग्लास या तो क्लॉथ का बनाया हुआ आता है, जिससे क्या होता है कि सन रेज है वो अपना डायरेक्टली उस पे फॉल करे, पेनिट्रेट करे, और उससे क्या हो सके कि बिल्डिंग के अंदर वो हीट सस्टेन कर सके, और ये प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग। आगे आते हैं चेंजिंग क्लाइमेट में। तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं और उन पिक्चर्स को देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं अपने नोटबुक में कि क्या क्या क्लाइमेट चेंज होने से क्या क्या असर हो सकता है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो बिल्कुल बराबर ना हो और साथ ही साथ कंटिन्यूअस टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर की बढ़त हो अर्थ क्लाइमेट सिस्टम में। किसके वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से। ये बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए कि किसके वजह से, तो ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन UV रेज। ये किसके कारण होते हैं कि हमारे जो वातावरण में जो गैसेस होते हैं वो एक तरह से ट्रैप कर लेता है रेडिएशन को, जिसको हम UV रेज बोलते हैं, और इसके कारण हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस देख पाते हैं या तो सफ़र करते हैं उससे। दिस इफेक्ट मेक द प्लैनेट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रीचेस टू ग्लोबल इट्स वार्मिंग, नॉट इट्स वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर भी एक स्पेल एरर है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी प्रोसेस दी हुई है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर दे रखा है, तो पहले थोड़ा एक लाइन रीड करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या चीज़ों पर असर हो रहा है। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप, हीट इंक्रीज्ड। मतलब क्या बोला हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, जहाँ पर, कहाँ पर? वेस्ट यूरोप में। 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू मैक्सिमम 28 डिग्री सी इन 2009 CE। स्नोफॉल इन डेजर्ट में स्नोफॉल। तो ये सब जो न्यूज़ दी हुई है ये किसके कारण है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। मुंबई रिसीव्ड 942 ml रेन इन 1 डे, 2005 का किस्सा है ये। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ठंडा इलाका है, और इसमें यहाँ पर इतना टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग। सुंदरवन इज सबमर्जिंग। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन खुम्बू स्नो रिवर ऑफ नेपाल। आइस कैप ऑफ साइज 3250 kilometers melts within 35 days in Antarctica. सोर्सेज ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप। तो ये सारे इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के, और ये किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? अर्थ कैसे गर्म हो रहा है? द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड हेलोकार्बन्स
प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी है वो गर्म कैसे हो रही है, वो हीटेड कैसे हो रही है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस अलग अलग टाइप के सर्टन गैसेस होते हैं जिनके नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। प्लीज टेक केयर, इट कैन बी आस्क्ड, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड हेलोकार्बन्स जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ दीज गैसेज लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस। इससे क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और इसी के जो गैसेस के इंक्रीज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस और क्लाइमेट चेंजेस के सिचुएशंस पैदा होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे जो गैसेस जो है ये दिखाए हुए हैं। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जानने जैसी ज़रूरी चीज़ है। पूरे वर्ल्ड में एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो 4.5 मेट्रिक टन्स जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm, today it is 350 ppm। ये एक मेजरमेंट है। तो 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इतना था और अभी बढ़कर कितना हो गया है, 350 ppm। यहाँ पर ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। आपको आगे हमने जो सेंटेंस रीड किया, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आप ये स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर कि कितना जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ में लास्ट 150 ईयर्स में। मूविंग फॉरवर्ड विथ मीथेन, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विथ अ मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ही आता है, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं CH4। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं CH4, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम शॉर्ट में बोलते हैं CO2। बिफोर स्टडिंग दिस, आगे थोड़ा आपको टेबल दिया हुआ था वो भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि कोई प्लेस या तो थिंग है जो कितना अमाउंट ऑफ गैसेस या तो कितना प्रपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज करता है। जैसे कि सेकेंड पॉइंट है मोटर कार, तो पूरे साल में एक मोटर कार 17 करोड़ टन जितना गैस रिलीज करता है। टीवी 24 आवर्स में 190 kg जितना गैस रिलीज करता है। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट करती है। मूविंग फॉरवर्ड विथ मीथेन, the massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to reasons listed below। तो जो भी मीथेन का प्रोपोर्शन 1750 जो ईयर था उस टाइम पे 315 पार्ट पर मिलियन था, लेकिन 2005 में वो बढ़कर कितना हो गया, 1764। तो आप सोचिए कि मीथेन गैस कितना इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज होने के वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो उसकी इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर रीजंस भी दिए हुए हैं कि क्यों इतना जो है प्रपोर्शन बढ़ गया मीथेन गैस का। तो एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, इन्होंने इतना मीथेन रिलीज़ किया। पैडी कल्टीवेशन ने इतना रिलीज़ किया 15 करोड़ टन, और डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट 7 करोड़ टन। थिंग्स टू नो में भी जानने का बहुत ही अच्छा है कंटेंट, और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80% ऑफ द एयर इन इट। मतलब ह्यूमन बींग्स, एक इंसान जो भी चीज़ें पूरे दिन में यूज़ करता है उसमें 80% चीज़ें ऐसी है जो एयर से बनी हुई या तो एयर से कनेक्टेड है। अ मैन ब्रीथ इज 22,000 टाइम्स एवरी डे। एक इंसान है वो पूरे दिन में 22,000 टाइम्स ब्रीथ करता है।
In this way, man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day. बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के कारण क्या है कि जो ह्यूमन बींग है या तो इंसान है वो 16 kg का ऑक्सीजन पूरे दिन में एनवायरनमेंट से लेता है। तो सोचिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका भी रिलीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमको बैलेंस बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है वो आगे जाकर बहुत ही वर्स हो जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड, द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी बढ़ गया, 270 ppm से 319 ppm तक इंक्रीज हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ड्यू टू द यूज ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, AC सर्किट, एरोसल स्प्रे, the minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol etc. There has been increase in the CFC का बढ़ने का रीज़न क्या है? फोम है, प्लास्टिक है, रेफ्रिजरेटर्स है, AC सर्किट है, एरोसेल स्प्रे है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उनसे CFC की मात्रा बढ़ जाती है।